नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हाथरस माइनर में पानी और किसान बिल में संशोधन की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने अनिश्चितकालीन आंदोलन करते हुए टूंडला एटा मार्ग जाम कर दिया। हालात ये रहे कि सुबह से लेकर शाम तक एटा रोड पर वाहनों की आवाजाही बंद रही। किसानों के आंदोलन को देखते हुए सर्कल के सभी थानों का फोर्स के अलावा पीएससी को बुलाना पड़ा। लिखित में मांगों को माने जाने की बात को लेकर अधिकारियों और यूनियन के पदाधिकारियों के बीच खींचतान बनी रही। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने पूर्व में ही हाथरस माइनर में पानी छोड़े जाने और किसान बिल संशोधन किए जाने को लेकर आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। तय समय तक हाथरस माइनर में पानी नहीं छोड़ा गया, जिससे किसानों का आक्रोश बढ़ता गया। सुबह 11 बजे भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों पदाधिकारियों के साथ किसान रजावली पर एकत्रित हो गए। किसानों ने वहां से नगला बीच माइनर की ओर कूच किया। टूंडला एटा रोड को जाम करते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। एसडीएम राजेश कुमार वर्मा, सीओ देवेंद्र कुमार, तहसीलदार डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह ने आंदोलन को समाप्त करने के लिए भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह से कई बार बात की, लेकिन बात नहीं बनी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब तक माइनर में पानी नहीं आएगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। अधिकारियों और भानु के पदाधिकारियों के बीच वार्ता में पानी की मांग पूरी करने के लिए 8 दिन का समय दिया गया। तब कहीं जाकर धरना समाप्त हुआ। तारीख से 25 तारीख को सारे पूरे उत्तर प्रदेश में ऐलान किया था कि ज्ञापन दीजिए। एक तो किसान बिल जो सरकार किसान विरोधी बिल लाई है और कहती है कि बहुत अच्छी बिल है, ये विरोध वैसे ही लोग कर रहे हैं। विरोध कर किसान को क्या जरूरत थी विरोध करने की, अगर सही होता तो। इससे पहले भी एक फसल बीमा हो या और कोई कंपनी वो योजना हो, वो सब क्या थी मोदी जी की, वो तो सबको मालूम है। अब किसान ऐसे भरोसा नहीं करेंगे, किसानों से बात करके वो करें। दूसरी बात, नहर के ये नहर है हाथरस ब्रांच, ये एतमादपुर तहसील आगरा जिला की एतमादपुर तहसील जनेसर तहसील और फिरोजाबाद जिला की टूंडला और फिरोजाबाद तहसील को पानी देती है। आज से 10, 15 और 20 साल हो गई होंगी तब से नहीं आ रही है। सफाई के नाम पे पैसा निकलता है और सारे कर्मचारी जितने भी हैं वो लगे रहते हैं, घूमते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, अपनी कमीशन खाते रहते हैं नेता लोग। तो इसके विरोध में किया है। जब तक नहर में सुचारू व्यवस्था ठीक नहीं होगी और अध्यादेश को हमें ये नहीं मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में हम लागू नहीं करेंगे, तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। यूपी के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता की मौत के तीसरे दिन भी माहौल गर्म रहा। गांव से करीब 1 किलोमीटर पहले सख्त पहरा बैठाकर आम लोगों और मीडिया को गांव से दूर रखा गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि जनपद हाथरस की पुलिस अपने गुनाहों पर पर्दा डाल रही है। एक दिन पहले तक पीड़िता के घर से सीधा प्रसारण दिखाने वाली मीडिया को भी गांव के बाहर का रास्ता दिखा दिया। मीडिया कर्मियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, धक्के देकर गांव के बाहर कर दिया है। किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। आगरा अलीगढ़ हाईवे पर चंदप्पा गांव के पास बूलगढ़ी मोड़ पर ही लोगों की भीड़ जमा है। गांव में सुबह ही एसआईटी पहुंच गई थी। कई घंटे तक पूछताछ चली। मीडिया को गांव में प्रवेश नहीं मिलने के सवाल पर डीएम प्रवीण कुमार लचकार का कहना था कि एसआईटी गांव में जांच कर रही है, उसकी गोपनीयता भी जरूरी है। कुछ पुलिस वालों को कोरोना के लक्षण नजर आए थे, इस कारण प्रवेश रोक दिया गया है। हाथरस की जो घटना है बहुत ज़्यादा पीड़ादायी है, बहुत ज़्यादा पीड़ादायी है। जिस तरह से समाज के अंदर विकृति फैलती जा रही है, जिन लोगों ने हमारी हाथरस की बेटी के साथ इतना अमानवीय कृत्य किया, उसके साथ बलात्कार हुआ और फिर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसके साथ अंत में उसकी बेचारी की जान चली गई।
एक तरफ तो उन वहशियों ने उस बच्ची के साथ हद से ज़्यादा जाके उन्होंने उसके साथ वहशीपना किया और उसकी जान ले ली, उसकी अस्मिता छीन ली। और दूसरी तरफ उसके साथ जिस तरह से सत्ता पक्ष ने व्यवहार किया उस बच्ची के साथ, उसके पूरे परिवार के साथ। हिंदू धर्म में हम लोग कहते हैं, हमारे यहाँ रात को कभी भी अग्नि नहीं दी जाती है, लेकिन उसको रात को ही जला दिया गया धर्म के, हमारी रीतियों के खिलाफ। उसके परिवार को उसके अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिए गए, उसके परिवार से बच्ची को छीन लिया गया। जिस तरह से एक तरफ तो उन वहशियों ने उसका बलात्कार किया, लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष ने उसके पूरे परिवार को और उस बच्ची के साथ व्यवहार किया, वो अच्छी बात नहीं है। हम जनतंत्र में रहते हैं और सत्ता में रहने वाले लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि वो इस देश के मालिक नहीं है, वो जनता के सेवक। एक तरफ किसान बिल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो दूसरी ओर बम्बा का पानी तबाही मचा रहा है। क्योंकि ऐसा ही एक नज़ारा सिकोआबाद तहसील के गांव सूरजपुर दैनी में देखने को मिला। 20 किलोमीटर तक बहने वाले बम्बा के पानी ने फसल को पूरी तरह चौपट कर दिया है। बम्बा के कटान से करीब 300 बीघा फसल पानी में डूब चुकी है। बम्बा को कटे हुए आज 5वां दिन है, लेकिन सिंचाई विभाग के किसी भी अधिकारी ने इसे रोकने की जहमत नहीं उठाई। दर्जनों घर ऐसे हैं जिनके चारों ओर पानी भर चुका है, यहाँ तक कि गांव की गलियों में पानी भरा हुआ है। किसान अपने दैनिक काम इसी पानी से गुजर कर रहे हैं। जिधर देखो उधर पानी का बेकरार रूप दिखाई देता है। बेबस किसान बर्बादी के कगार पर आकर खड़ा हो गया है। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ पानी का बेकरार रूप। ये बम्बा कटा है होरी लाल के चट्टे ठीक पुलिया के नीचे। जी, कितना समय हो गया इसको? 4 दिन हो गए। किसी ने रुकवाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया, गांव के प्रधान से भी किया, तो उनने नहीं सुना। तो हम रुधैनी के प्रधान से गए, तो उनने फ़ोन भी किया कल। तो उनने फ़ोन किया तो कल किया, मैंने कही थी कि आज रुक जाएगा, ठीक, और वो भी कल नहीं आए। अब मेरी मजबूरी ये है कि मैंने लहसुन मूल से मंडी से ला करके भी गाड़ दिया। मेरे लहसुन की सत्यानाश हो गया, मेरे में आदमी भी डूब जाएगा। इतना थोड़ा गहरा है खेत, तो मेरा तो लॉस ही लॉस है। मैं तो गरीब आदमी हूँ। कितना नुकसान हो गया होगा? क्या बीघा लहसुन? लहसुन 5 बीघा था। कितने का नुकसान हो गया होगा? मैं लागत के 15,000 रुपया का तो नुकसान हो ही गया अभी लागत समेत। किसान की चारों तरफ से आफत ही आफत है। जिन खेतों में धान, मक्का, बाजरा की फसल खड़ी हुई थी, वह पानी में समाई हुई है। इस समय लहसुन की रोपाई हो रही है। लहसुन की फसल में भी 6-6 फीट पानी भरा हुआ है। सिकोआबाद नहर से इसमें पानी जाता है। यह बदनपुर से निकलकर पैगू तक जाता है। करीब 20 किलोमीटर तक बहने वाला बम्बा करीब 2 दर्जन गांव हैं और इन गांव की करीब 4000 एकड़ भूमि की सिंचाई इसी से होती है। बम्बा की साफ सफाई न होने से अधिकांश पानी कटता रहता है। जलकुंभी और घास भरी होने के कारण पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता और रास्ते में ही कट जाता है, जिससे आए दिन फसल बर्बाद होती रहती है। उसका कोई आइडिया नहीं है। देखिए आप, चारों तरफ पानी पानी है। इसका मतलब कम से कम 100-150 हेक्टेयर करीब जमीन पानी से डूबी हुई है। इतना भारी तरह से कटा हुआ है और कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। यहाँ किसी को, बम्बा के कर्मचारी को, किसी को, पेट्रोल वाले को सूचना दी? सब मालूम है, सूचना पहुँच गई, फोन पहुँच गया, कोई इंतजाम नहीं यहाँ पे। पहले भी आता है, उल्टा करता है कि तुम लोगों ने काट दिया होगा, कोई व्यवस्था नहीं करता वो। फिरोजाबाद में हाथरस रेप कांड को लेकर नगर निगम फिरोजाबाद के सफाई कर्मचारियों ने एकजुट होकर काम बंद हड़ताल करके जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में कर्मचारियों ने अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं सरकार के खिलाफ तीखी नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।
विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई अप्रिय घटना न घटे, उसके लिए पुलिस ने पहले से ही कड़े सुरक्षा के इंतजाम कर रखे थे। सफाई कर्मचारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक होती नजर आई, क्योंकि फिरोजाबाद जिले में भी हाथरस रेप कांड को लेकर लोगों में आक्रोश की ज्वाला भड़क रही है। आज संयुक्त मोर्चा के माध्यम से हम लोग बहन मनीषा के न्याय के लिए यहाँ कामबंद हड़ताल करके बैठे हैं। आप लोगों को जानकारी में है कि 14 सितंबर को हाथरस जिले में बुलगड़ी गांव थाना चंदपा में हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ बेरहमी के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। आज हम लोग इस पे उसका विरोध करते हुए हम लोग इस धरने पर बैठे हैं और हमारी मांगे हैं, हम लोग जब तक मैं विनय वाल्मीकि जब तक वस्त्र नहीं पहनूंगा, जब तक हाथरस के डीएम और एसपी को बर्खास्त नहीं कर दिया जाएगा। मेरे साथ वस्त्र त्याग करने वाले में अनुराग चौहान जी हैं, धरने पर बैठेंगे, विकास वर्धन जी हैं, प्रवीण उबराव जी हैं, अब्दुल पार्षद जी हैं, विनय चौहान जी हैं, काफ़ी सैकड़ों मेरे यहाँ साथी हैं। हम लोग की यही मांगे सबसे पहले कि उन दोनों को आज के लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं रही, संवैधानिक नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप हिंदुत्व की सरकार बताने वाले लोगों की सरकार में एक कुंवारी बेटी को उसको जला दिया जाता है, मिट्टी का तेल डाल के जला दिया जाता है, जबकि पीड़िता की माँ केवल ये कह रही थी कि मुझे मेरी बेटी की शक्ल दिखा दो, मेरी जो रीत है कुंवारी लड़की की हल्दी लगाई जाती है वो रीत पूरे करने दो। लेकिन सत्ता के रुआब में और तानाशाही हिटलर के तरीके से वहाँ के डीएम और एसपी ने एक ना सुनी, परिवार के लोगों को उठा कर फेंक दिया। डीएम और एसपी को सिखा देंगे बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है इस देश में। ये किसी योगी या मोदी के कहने से नहीं चलता ये देश चलता है संविधान पर। और हम लोग सारे संविधान को मानने वाले लोग ये मांग करते हैं कि हाथरस के जिला और एसपी को तत्काल प्रभाव रूप से सस्पेंड कर दिया जाए और जो दोषी है, बलात्कारी, हत्यारे हैं, उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और योगी जी वाल्मीकि समाज की बेटी की इज्जत सिर्फ 25 लाख, ये दोहरा व्यवहार अब ख़त्म कर दीजिएगा। स्पष्ट तरीके से कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये सफाई कर्मचारी जब तक नहीं हटेंगे, जब तक वो दोनों सस्पेंड ना हो जाए, उन चारों को फांसी ना लग जाए और परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा न मिल जाए, तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। आवास आपने घोषणा कर दी है, आपने नौकरी घोषणा कर दी है, लेकिन 1 करोड़ की घोषणा और करो और उनका या इनकाउंटर करो या उनको फांसी की सज़ा सुनवाओ। और उन 2 लोगों को तो आपको सस्पेंड सबसे पहले कराना ही है, जब तक हम लोग नहीं उठेंगे। फिरोजाबाद में इस समय एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चों के विवाद में इतना तूल पकड़ लिया कि एक पक्ष खुलेआम दूसरे पक्ष के दरवाजे पर पहुंच गया और फायरिंग शुरू कर दी। और युवक घंटों खुलेआम तमंचा लहराता रहा। हालांकि कुछ लोग तमंचाधारी को समझाते नजर आए। वायरल वीडियो थाना दक्षिण के फुलवाड़ी नगर का है और 4 अगस्त का बताया गया है। ये भी बताया गया कि शिकायतकर्ता ने जब पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने उल्टी उसी पर एक एनसीआर दर्ज कर दी, जिसमें उसे जमानत भी करवानी पड़ी। पर वीडियो में तमंचा लहराते दिख रहे व्यक्ति के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप सभी से अनुरोध है कि पुलिस पर कभी उंगली ना उठाएं, क्योंकि आजकल योगी सरकार में पुलिस प्यार से सभी को समझा रही है। क्योंकि ऐसा ही समझाने का एक कारनामा फिरोजाबाद में देखने को मिला। दरअसल शिकवाबाद थाने का एक सिपाही हर्षचंद अपने साथी के साथ 30 सितंबर को नगर के मैनपुरी चौराहे पर ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान 2 ई-रिक्शा चालक आपस में भिड़ गए। राहगीरों ने दोनों को आपस में झगड़ने से रोक दिया, क्योंकि ये आम बात होती है। उसी समय थाना शिकवाबाद में तैनात सिपाही हर्षचंद आदम का उसने आते ही एक ई-रिक्शा चालक को पुलिसिया स्टाइल में समझाना शुरू कर दिया।
समझाया ऐसा कि वह हाथ जोड़कर विनती करने लगा। ये वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वैसे इस समय सिकोहाबाद की पुलिस लोगों को खुलेआम ऐसे ही समझाती है, इसलिए कोई भी भला आदमी किसी से पीड़ित होने के बाद थाने जाने के बजाय लुट पिट कर अपने घर जाना ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। यहाँ एक बात और गौर करने लायक है कि यदि आपने पुलिस को कुछ भी बोला या बताया तो आपकी खैर नहीं। हालांकि एक 100% सत्य भी है कि जब से प्रदेश में भाजपा सरकार बनी है तब से आम जनता के साथ मारपीट होना, फर्जी मुकदमे लिखाना, यदि कोई पत्रकार सही खबर दिखाए तो उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखना एक आम बात हो गई है। अब देखना यह होगा कि इस वीडियो में एक युवक को पीट रहे पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं। मैनपुरी में थाना क्षेत्र के ग्राम गोटारा में हुए शालिनी हत्याकांड का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया। गांव के ही एक युवक से शालिनी के प्रेम संबंध थे, जिससे परिवार की बदनामी हो रही थी। बदनामी से आजिज होकर मां और चाचा ने शालिनी का गला घोंट दिया था। ये घटना 26 सितंबर की है। बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम गोटारा निवासी स्वर्गीय नवीश कुमार की 14 वर्षीय पुत्री शालिनी का शव घर के कमरे में लटका मिला था। खबर पाकर पहुंची पुलिस को मृतका की मां रेनू ने शालिनी द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात बताई और यही पुलिस को तहरीर में कहा। पुलिस ने मौत का कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया तो मामला उलझ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। घटना की जानकारी पर पहुंचे एसपी अजय कुमार पांडे के निर्देश पर मृतका के शव का दूसरा पोस्टमार्टम कराया गया। वीडियोग्राफी के बीच चिकित्सकों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। दूसरी बार भी गला घोंटकर मौत होने की बात सामने आई तो पुलिस जांच में जुट गई। थाना प्रभारी जसवीर सिंह सिरोही ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया और पूछताछ शुरू कर दी। मां और उसके चाचा से भी पूछताछ की गई। कुछ ग्रामीणों के बयान भी लिए गए। मामले में शक की सुई मां और चाचा पर घूमी तो पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। सख्ती के साथ पूछताछ की गई तो दोनों ने शालिनी की हत्या करने की बात को स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि मृतका के प्रेम संबंध गांव के ही एक युवक के साथ चल रहे थे। उसको कई बार रोका गया लेकिन वह नहीं मानी। बदनामी हो रही थी, इसी बात से आज आकर घटना वाली रात शालिनी की पिटाई की गई। रेनू और उसके देवर अवनीश कुमार ने गला घोंट दिया जिससे उसकी मौत हो गई। अपराध छिपाने के लिए सब फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने घटना का खुलासा कर दिया। दिनांक 26/9/2020 को एक महिला जिनका नाम रेनू है, उन्होंने सूचना दिया कि मेरी पुत्री ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। इस सूचना पे थाना बेवर के स्थानीय पुलिस वहाँ पे गई। ज़रूरी जांच करने के बाद उस मृतक लड़की का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद उसमें डेथ थ्रॉटलिंग की वजह से आना अंकित था, मतलब कि उसका गला दबा के मारा गया था। पुनः शंका होने पे और वादी पक्ष के द्वारा कहने पे इसका 3 डॉक्टरों के पैनल से दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। उसमें भी एज इट इज आया काज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमार्टम थ्रॉटलिंग। उसके बाद दिनांक 27/9/2020 को एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। लगातार पूछताछ करने के बाद 2 नाम प्रकाश में आए, लड़की की मां और लड़की का चाचा।
इन्होंने इस घटना को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि लड़की के पहले से ही अवैध संबंधों के प्रेम संबंध का कोई मामला था पहले से? हाँ, जैसा बताया गया कि किसी प्रेम संबंध का मामला था। इसको लेके घर वाले नाराज चल रहे थे। कई बार आपस में लड़की और लड़की की माँ से झड़प भी हुई थी। घटना के दिन भी अचानक कुछ झड़प हुई और इसी में माँ ने इसका गला दबा दिया। जिस कपड़े से दबाया था उसको हमने कब्जे में ले लिया और इस फिर लटकाने तक पूरी घटना में इसके चाचा ने इसका सहयोग किया। इनको पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी कर इनको जेल भेजा जा रहा है। ठीक, थैंक यू। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ हुई हैवानियत को लेकर जहां पूरे देश में आक्रोश है, वहीं इसी प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक 22 साल की छात्रा के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। यह मामला बलरामपुर के कोतवाली गैसड़ी क्षेत्र का है। गैंग रेप पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी 22 वर्षीय पुत्री मंगलवार सुबह 10 बजे बिमला विक्रम कॉलेज में बीकॉम प्रथम वर्ष में दाखिला कराने गई थी। घर वापसी में देर होने पर कई बार फोन मिलाया लेकिन बात नहीं हो सकी। रात करीब 7:45 बजे बेटी बदहवास हालत में घर पहुंची। उसे एक रिक्शे वाला घर तक छोड़ गया था। छात्रा ने अपनी मां से पेट दर्द होने की बात बताई। कह रही थी कि उसके पेट में तेज जलन हो रही है। उसके हाथ में बीगो लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह कहीं से इलाज करवा के आई हो। इसके बाद उसे एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां गंभीर हालत को देखकर चिकित्सक ने छात्रा को तुलसीपुर सीएससी ले जाने की सलाह दी। वहां ले जाते समय रास्ते में ही छात्रा की मौत हो गई। मां का आरोप है कि उसकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। उसे अगवा कर कई लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पोल खुलने के डर से दरिंदों ने छात्रा की कमर और टांगों को तोड़कर जहर देकर रिक्शे से घर भेज दिया। हालांकि बलरामपुर पुलिस ने इन सभी आरोपों को नकार दिया है। प्रभारी निरीक्षक कमलेश कुमार ने बताया कि 3 लोगों को कोतवाली लाकर पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सही बात का पता चल सकेगा। लड़की सुबह 10 बजे बिमला विक्रम में एडमिशन कराने गई थी। एडमिशन कराने लौटने के समय 3-4 लड़के उसको हाथ दिए, जबरदस्ती गाड़ी में उसको बैठा लिए, उसके हाथ में इंजेक्शन लगाए, उसको ले गए, उसके अपने रूम पे ले गए, उसके साथ गैंगरेप किए हमारे बच्ची का पैर तोड़ दिए, कमर तोड़ दिए। हमारी बच्ची एकदम अपंग हो गई थी। हमारी बच्ची को रिक्शा वाला लाया, लाद के बिठा के मेरे घर पे भेज दिए। हाँ, हमारे बच्ची की रिक्शा बैठा के हमारे घर पे भेज दिए। हमारे बच्ची के न बोलने भर का ताकत था, न उठने भर का ताकत था। मुँह से आवाज ही कुछ भी नहीं निकले कि मम्मी क्या हुआ क्या नहीं। बहुत पूछे, कुछ भी नहीं बोली। फिर 10 मिनट के बाद उसके पेट में जलन होने लगा। फिर ये मम्मी हम मर जाएंगे, हमारे पेट में बहुत जलन होती है। फिर ले गए हॉस्पिटल, संतोष डॉक्टर के हॉस्पिटल में ले गए। फिर वो बोले कि तो लखनऊ ले जाइए या बलरामपुर ले जाए, बहुत सीरियस हो गई है। फिर तुलसीपुर अब मटेना के बीच में, सोनपुर के बीच में हमारे बच्ची का एक्सपायर हो गई। वहाँ से एडमिशन करा के लौट रही थी, तभी एक गाड़ी आई जिसमें 3-4 लोग थे और हाथ दिए, उसको बैठा लिया जबरदस्ती। फिर उसको नशे के इंजेक्शन लगा के और गाड़ी में बिठा लिए। उसके बाद अपने रूम पे ले गए, गैंग रेप किए उसके साथ। उसका पैर बिल्कुल तोड़ दिए थे, कमर से खड़े भी नहीं हो पा रही थी। उसके बाद एक रिक्शे वाले को बुला के और रिक्शे पे बिठा के उसको भेज दिए घर पे। उसके हाथ में वीगो लगा था। कब एक्सपायर हुई? रास्ते में, मतलब यहाँ डॉक्टर जवाब दे दिए, उसको लेके गए। रास्ते में बलरामपुर ले जाते रास्ते में दम तोड़ दी। जनपद बलरामपुर के थाना गैसली में एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें एक 22 वर्ष की लड़की है, जिसके परिजनों ने ये बताया कि वो लड़की एक प्राइवेट फर्म में काम करती है और कल वो जब फर्म में काम करने गई उसके बाद काफ़ी देर तक शाम को वापस नहीं आई
तो परिजनों को चिंता हुई, उन्होंने फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन लड़की से संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लड़की एक रिक्शे पर आई, तो उसकी लड़की के हाथ में जो ग्लूकोज चढ़ाने वाला वीगो होता था वो लगा हुआ था और लड़की की हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। तो उनके परिजनों ने लड़की को तुरंत हॉस्पिटल के लिए ले गए, लेकिन रास्ते में ही लड़की की मृत्यु हो गई। तो परिजनों ने तहरीर में अपनी 2 लड़कों को नामजद किया है और उनको बताया, उनके बारे में कहा है कि इन लड़कों ने किसी डॉक्टर के पास ले जाकर के हमारी लड़की का इलाज कराया और लड़की के साथ हमारे बलात्कार किया, और लड़की की जब हालत ख़राब हुई है तो उसको उन लोगों ने हॉस्पिटल ना ले जा कर के उन्होंने घर पर वापस भेज दिया। तो इस प्रकरण में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो नामजद अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इसमें आगे छानबीन करके जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार करेगी और इनके खिलाफ कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई करेंगे और इसमें अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत इसकी विवेचना गुणवत्तापूर्वक होगी और जो भी इसके अंदर हम लोग साक्ष्य पाएंगे उसके आधार पे अच्छे से प्रोसिक्यूशन चला करके इसमें अभियुक्तों को सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। हापुड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई, जहां सिंबावली में कांग्रेस सेवा दल के स्वयंसेवकों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 151वीं और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 117वीं जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश महासचिव सरदार राजेंद्र सिंह औलख ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई देश 151वीं गांधी जयंती मना रहे हैं। बापू ने देश को अंग्रेजों के चुंगल से आज़ाद करवाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के दम पर अंग्रेजों को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनके अहिंसा के सिद्धांत को पूरी दुनिया ने सलाम किया। यही वजह है कि पूरा विश्व आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मनाता है। महात्मा गांधी के विचार हमेशा से न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते आए हैं। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी का भी देश की आज़ादी में खास योगदान है। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी भूमिका रही उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय है। शास्त्री ने ही देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था। गांधी जी ने अहिंसा का संदेश देते हुए पूरी दुनिया में डंका बजाया, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए अहिंसा आंदोलन चलाया और पूरी दुनिया आज 151वीं जयंती मना रही है। आज हमने शास्त्री जी की, जो हमारे भारत रत्न और दूसरे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी का सहयोग किया, उनकी आज 117वीं जयंती आज हम मना रहे हैं। इन दोनों महापुरुषों की वजह से आज हम देश में स्वच्छ सांस, आज़ादी का महसूस करना, मौलिक अधिकारों का यहाँ पे लागू होना, तो आज़ादी लाने वाले इन दोनों महापुरुषों के आज हम बारंबार नमन करते हैं, जिनकी वजह से हम इस देश में आज़ादी महसूस करते हैं। लेकिन आज माहौल दूसरा है, बोलने की मनाही हो जाती है, मौलिक अधिकार छिन जाते हैं, न्यायपालिका से विश्वास कहीं उठ ना जाए ऐसा कभी प्रतीत होता है। तो आज हम बारंबार इन महापुरुषों को नमन करते हैं। इनकी जयंती पर कोटि कोटि प्रणाम, महापुरुषों को बारंबार नमन। हाथरस और बलरामपुर कांड के खिलाफ सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की अगुवाई में सपा विधायक समेत सैकड़ों सपाइयों ने शुक्रवार दोपहर जीपीओ के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। योगी सरकार की लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ खूब जमकर नारेबाजी करके विरोध जताया। इस दौरान पुलिस ने सपाइयों पर खूब जमकर लाठियां बाजी, दौड़ा कर पीटा। सपाई सड़क पर लेट गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाकर आलमबाग के इको गार्डन घटनास्थल ले गई। सैकड़ों सपाई शुक्रवार दोपहर 12 बजे प्रदेश कार्यालय से हजरतगंज जीपीओ पार्क से कूच किया। रास्ते में नारेबाजी करते हुए बहुत से सपाई जीपीओ पहुंच गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। आजकल हरदोई जिले के सुरसा थाने में तैनात सिपाही का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल एसपी अनुराग वत्स ने
आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया है। सुरसा थाने में सिपाही के खिलाफ भ्रष्टाचार की रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। सुरसा थाने में तैनात सिपाही प्रदीप कुमार ने ग्राम कमरौली निवासी राम सेवक दीक्षित से भूमि पर कब्जा दिलाने के बदले 5,000 रुपये कागज में लपेट कर लिए थे। देर शाम इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सुरसा थाना परिसर का है। तेजी से वायरल हुए वीडियो को एसपी ने संज्ञान में लेकर सिपाही प्रदीप कुमार को निलंबित कर दिया और इसी मामले में कमरौली निवासी राम सेवक दीक्षित की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। समस्या आगे परिवर्तन कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे परेशान हो जाओगे। ले इसमें लपेट के तुम चलो। हम पता नहीं क्यों सोचते हो यार। ये बताओ, ये जो फैसला है तुम्हारा भतीजा है, तो ये सारा बवाल खत्म हो रहा है। ये लोगों ये सुनो, तुम इस मामले को यहाँ से लेके तुम कोर्ट कचहरी कहीं भी घूमो, इस मामले को तुम 15 साल 20 साल लड़ते लड़ते लग जाएगा, बल्कि तुम तो गुजर ही जाओगे। और कहो इससे पहले बीच में लड़ भी जाओ। नमस्कार प्रमोद भाई। उसके पहले कहो बीच में तुम लड़के मर भी जाओ। बताओ गलत कह रहे लड़ाई तो क्यों ऐसा विवाद कर रहे हो? मंदिर चश्मा को चलो क्यों ऐसा विवाद कर रहे हो? सर हमारी मजबूरी। खैर ये तुम्हें जगह भी ज़्यादा मिल रही है, फैसला भी हो रहा है, सर्वसम्मति से हो रहा है। 50 आदमियों के बीच में वहाँ जो बात हुई वही बात आज है, कोई नई बात नहीं। वो सब दिन हम यही मानने के लिए तैयारी है। फिरोजाबाद जनपद के शिकवाबाद में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की एक मीटिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता की अध्यक्षता में प्रदेश उपाध्यक्ष विजय गुप्ता के प्रतिष्ठान सोनालिका ट्रैक्टर्स एजेंसी मैनपुरी चौराहा पर हुई। मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता का नगर के व्यापारियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दयाशंकर गुप्ता, राष्ट्रीय सचिव सुभाष चंद्र गुप्ता, जिला प्रभारी राजेश गुप्ता के अलावा अन्य लोग भी मौजूद थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल में हमारे मध्यम वर्ग के व्यापारी ने सरकार का भरपूर सहयोग किया, लेकिन सरकार ने कभी किसी व्यापारी के साथ अपना रुख नहीं दिखाया। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की राष्ट्रीय व प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक 4 अक्टूबर को नेशनल चैम्बर भवन मथुरा में आहूत की गई है। इस बैठक में राष्ट्रीय व प्रांतीय पदाधिकारी तथा नगर पालिका अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष आमंत्रित किए गए हैं। इसके साथ ही इस प्रांतीय और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय महेश गुप्ता जी व ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय रजनीकांत मैसुरी जी उपस्थित रहेंगे। इस बैठक का मूल उद्देश्य वैश्य व्यापारी समाज की जो समस्याएं हैं उसको मुखरित करना, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम इस बैठक में किया जाएगा। बिंदुवार तय किए जाएंगे कि आने वाले कल में हमारी क्या योजना हो। इस दृष्टि से ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण रखी गई है। कुछ मांगें केंद्र सरकार से हैं तथा प्रदेश सरकार से भी रखी गई हैं। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने मांग की है कि कोविड-19 के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनमें सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए, जिससे उनके पारिवारिक जन वस्त स्थिति से अवगत हो सके, जानकारी उनको मुहैया कराई जा सके। दूसरी इसमें प्रमुख मांग ये भी है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है उसका पैसा जिस प्रकार से अन्य विभागों को जाता है, सीधे उपभोक्ता के बैंकों में जाता है, उसी प्रकार से कोविड-19 से पीड़ित जो मरीज हैं उनको भी पैसा सीधा गवर्नमेंट के द्वारा उनके खाते में भेजा जाना चाहिए। इस समय सर्वाधिक
पीड़ित वैश्य व्यापारी समाज है। हमने इसके अतिरिक्त एक मांग भी रखी है कि जीएसटी में जो पंजीकृत व्यापारी हैं उनको 20 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए और आयुष्मान योजना का लाभ छोटे मध्यम मझोले स्तर के व्यापारियों को प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा तबका है जो 6 महीने के कार्यकाल में सबसे ज्यादा उत्पीड़ित हुआ है, अधिकारियों के द्वारा सताया गया है। इसलिए इसको और केंद्र सरकार ने जो बजट मुहैया कराया, जो पैसा मुहैया कराया, वो सभी वर्ग के लोगों को सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन जो छोटा तबका है, छोटा व्यापारी है, मध्यम मझोले स्तर का व्यापार उद्योग चलाने वाला है, उसको किसी भी छूट का लाभ नहीं दिया गया है। यह विशेषकर छोटे मध्यम मझोले स्तर का जो विद्युत उपभोक्ता है, उनको 6 महीने का जो लॉकडाउन रहा है उसका विद्युत सरचार्ज माफ किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से बैंक की जो लोनिंग है उस पर ब्याज बैंकें ले रही हैं, वो समाप्त किया जाना चाहिए। यद्यपि ये केस सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इन सभी मांगों को लेकर हम लोग 4 अक्टूबर को मथुरा के मर्चेंट चैम्बर में इकट्ठे हो रहे हैं। उसमें आने वाले कल में रणनीति और योजना बनाकर प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजने का काम करेंगे।